हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आज इस करंट अफेयर्स वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं। G20 विदेश मंत्रियों की मीटिंग और उसमें एक तरफ रूस और चीन है और दूसरी तरफ G7 कंट्रीज़ के जो विदेश मंत्री हैं और भारत के विदेश मंत्री जो हैं वो दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा पॉलिटिक्स चल रहा है, इस पर बात करेंगे G20 विदेश मंत्रियों की मीटिंग में। बिहार बजट आ चुका है, उस पर बात होगी बजट के बारे में। और आपको बता दूं कि हर दिन हम अलग अलग राज्यों के बजट को शामिल करेंगे करंट अफेयर्स वीडियो में और थोड़ा डिटेल होता है बजट। दुनिया में इंटरनेट शटडाउन के मामले में भारत का स्थान क्या है, रिपोर्ट आई है इंपॉर्टेंट। जीडीपी की रिपोर्ट आई है, जीडीपी ग्रोथ रेट की तीसरी तिमाही की 2022-23 की, उस पर बात होगी। दिल्ली सरकार में 2 मंत्रियों का इस्तीफा हुआ है और 2 नए मंत्री भी बनाए जा रहे हैं। कौन है वो लोग? गुजरात में क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक गुजराती भाषा अनिवार्य कर दी गई है। और भी कई क्वेश्चन हैं, सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि 9 मार्च को, ध्यान रखना आप, 9 मार्च को सुबह 11 बजे यानी होली के नेक्स्ट डे, अगले ही दिन मैराथन वीडियो लेकर आ रहे हैं जनवरी, फरवरी और 8 मार्च तक का। ठीक है, तमाम जो भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं उन सब में बहुत काम आएगा, तो वो वीडियो देखना मत भूलना। कब? 9 मार्च को। ओके, तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक मार्च 2023 में कहाँ पर आयोजित की गई, किस जगह पर? इनमें से आंसर होगा दिल्ली में। दिल्ली में ये आयोजन हुआ है। दिल्ली में कहाँ पर? राष्ट्रपति भवन के जो सांस्कृतिक केंद्र है वहाँ पर 1 और 2 मार्च को। G20 की ये दूसरी मंत्री स्तरीय मीटिंग है, मिनिस्ट्रियल लेवल की। पहली जो मंत्री स्तरीय मीटिंग हुई थी वो बेंगलुरु में हुई थी, वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर के बीच में। ठीक है, और ये दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक है। हालांकि विदेश मंत्री स्तर की G20 की ये पहली बैठक है जो मार्च में आयोजित की गई है। और विदेश मंत्रियों की मौजूदगी के हिसाब से अगर देखेंगे, जितने ज़्यादा विदेश मंत्री हैं इस वक्त दुनिया से, G20 देशों के और भी कई दूसरे देशों से इनवाइट किए गए हैं, तो ये इस वक्त भारत में सबसे बड़ी बैठक हो रही है विदेश मंत्रियों की। इस G20 मीटिंग के दौरान विदेश मंत्रियों के साथ साथ दुनिया भर के 40 डेलीगेट्स हिस्सा ले रहे हैं, 13 अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, और G20 के जो मेंबर कंट्री हैं उनके अलावा बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, UAE, वहाँ के विदेश मंत्रियों को भी बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया। और बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर कर रहे हैं। ठीक है, कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। मुख्य तौर पर 2 टॉपिक है। एक तो है कि बहुपक्षवाद और खाद्य और ऊर्जा से संबंधित जो मुद्दे हैं उस पर। दूसरा सत्र है, दूसरा टॉपिक है आतंकवाद और नशीले पदार्थ और वैश्विक कौशल मानचित्र सहित जो उभरते हुए खतरे हैं, और इसके अलावा ग्लोबल रूप से जो प्रतिभा है, वैश्विक प्रतिभा, उसको लेकर चर्चा वहाँ पर हो रही है। ओके, और भारत का टैगलाइन क्या है यहाँ पर G20 का? भारत की 2 अध्यक्षता में ये सब कुछ हो रहा है। टैगलाइन है वसुधैव कुटुंबकम, यानी 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर। तो इस इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर ये खबर आप ध्यान से देखिए। क्या खबर है कि G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग में, उसमें कंसेंसस उसको बनाने के लिए वहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है। क्या कोशिश की जा रही है? देखिए, अभी जो युद्ध चल रहा है ना रूस और यूक्रेन के बीच में, उसकी वजह से G7 जो कंट्रीज़ हैं उनके विदेश मंत्री वो बहुत ही खफा हैं। किससे? रूस से। और इससे पहले जो बेंगलुरु में मीटिंग हुई थी मंत्री स्तरीय, हालांकि वो वित्त मंत्री आए थे उस दौरान वहाँ पर, तो उस समय भी संयुक्त रूप से कोई बयान पर फैसला नहीं हो पाया था। क्यों? क्योंकि G7 के जो मेंबर कंट्री हैं वो जो G20 के भी मेंबर हैं, वो सब, उन सब का कहना था कि जो रूस ने यूक्रेन पर जो अटैक किया हुआ है उस पर भी बयान आए, लेकिन चीन और रूस ने इस पर सख्त आपत्ति जताई थी। तो ये रात को, यानी 1 और 2 मार्च की रात को
ये इस पर काफ़ी डिस्कशन हुआ है, कोशिश की हो गई है एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा कि दोनों तरफ से बैठाकर चीन और रूस के विदेश मंत्री और बाकी दूसरे विदेश मंत्री अलग अलग देशों के G7 के ख़ास तौर पे कि दोनों मिले और एक जो कंसेंसस है, जो घोषणा पत्र होने वाला है, उस पर सहमति बने। ठीक है, अब जो भी आगे होता है वो सब आपको बताएंगे कल। ठीक है, अभी तो मीटिंग आज चल रही है, जो भी मीटिंग की जो फाइनल डिसीजन होगा उन सब से आपको रूबरू कराएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और दोस्तों पसंद आ रहा हो लाइक बटन तो जरूर दबा देना और शेयर कर दीजिए तमाम मित्रों को। दुनिया में इंटरनेट शट डाउन करने के मामले में लगातार 5वें वर्ष पहले स्थान पर कौन सा देश है? आंसर होगा इंडिया, भारत है। और न्यूज़ देख रहे हैं आप द हिंदू में। ये रिपोर्ट किसने जारी की है? रिपोर्ट जारी की है न्यूयॉर्क के डिजिटल राइट्स एडवोकेसी ग्रुप है एक्सेस नाउ। 1 मार्च 2023 को ये रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें यह बताया गया है कि 2022 में दुनिया में टोटल 187 बार इंटरनेट पर बैन लगाया गया, शट डाउन किया गया। ठीक है, और अगर हम देखें कि टॉप 5 कंट्री कौन कौन से हैं जहां पर बैन लगाया गया, तो इंडिया है नंबर 1। 87 बार 2022 में ये बैन लगाया, यानी शट डाउन किया गया गवर्नमेंट के द्वारा इंटरनेट को। दूसरे स्थान पर यूक्रेन है 22 बार, वहाँ तो हालांकि युद्ध चल रहा है। तीसरा स्थान है ईरान का, वहाँ 18 बार। म्यांमार है चौथे स्थान पर 7 बार और बांग्लादेश है 6 बार, वहाँ पर इंटरनेट शट डाउन किया गया है। ओके, और आपको बताऊं कि 2017 के बाद पहली बार है जब 100 से कम बार इंटरनेट इंडिया में बंद हुआ है। भारत में पिछले 7 वर्षों में 654 टाइम्स इंटरनेट को शट डाउन किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। और इस दौरान अगर दुनिया में इंटरनेट शटडाउन की बात करेंगे तो 1120 बार इंटरनेट शटडाउन किए गए। आधा से ज़्यादा उसका टोटल का इंडिया में ही इंटरनेट शटडाउन हुआ है। कई वजह हैं इंटरनेट शटडाउन करने के। कभी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम सिचुएशन हो जाता है, कभी अभी जैसे हम लोग ने देखा कि राजस्थान में क्या हुआ, वहाँ पेपर लीक को रोकने के लिए इंटरनेट को बैन कर दिया गया। मतलब सरकारें अपनी नाकामी छिपाने के लिए पेपर लीक ना हो ये उनका काम है, तो वो नहीं कर पा रही तो इंटरनेट को बैन कर दे रही है ताकि सर्कुलेट नहीं हो। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। कई बार लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन होता है। तो ये कुछ आंकड़े हैं, आप देख रहे हैं। भारत में 2022 में 84, 2021 में 107, 2020 में 109, इतनी बार इंटरनेट को शट डाउन किया गया। क्या इफेक्ट होता है इससे जो विकास है, डेवलपमेंट है, वर्क है, वो सब बाधित होता है। जितने वक्त के लिए इंटरनेट बैन होगा उतने वक्त के लिए। ठीक है, क्योंकि आजकल चाहे वो व्यापार हो, बिजनेस हो, पढ़ाई हो या कुछ भी हो, वो ज़्यादातर हिस्सा इंटरनेट पर आधारित हो गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। जीडीपी के आंकड़े आ चुके हैं। क्वेश्चन होगा वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही, उसमें जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रही है? आंसर होगा 4.4%। ठीक है, न्यूज़ आप देख रहे हैं। ग्रोथ रेट स्लो हो गया है और ये गिर के 4.4% पर हो गया। तीसरी तिमाही का मतलब क्या होता है? तीसरी तिमाही मतलब अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक का। ठीक है, आप कहेंगे कि इतना पुरानी बात क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि इसकी रिपोर्ट अब कैलकुलेट होके आई है। तो सवाल होगा कि ये कब रिपोर्ट जारी की गई है? तो 1 मार्च को जारी की गई है, अभी हाल ही में। ठीक है, तीसरी तिमाही की जीडीपी की रिपोर्ट किसने जारी किया? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, शॉर्ट में कहेंगे NSO, तो उसने जारी किया है 1 मार्च को। ठीक है, तो ये देख रही किस तरीके से 2022-23 का जो वित्तीय वर्ष है, 22-23 का मतलब क्या हुआ? अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक। उसके फर्स्ट क्वार्टर में 13.5% था ग्रोथ रेट जीडीपी का, सेकेंड क्वार्टर में 6.3% रहा और थर्ड क्वार्टर में हम गिर के 4.4% पे आ गए। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि जीडीपी का अगर रुपए में कहेंगे कितना है टोटल जीडीपी तीसरी तिमाही का, तो 40.19 लाख करोड़ रुपए होंगे। तो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग
उसमें 3.7% का GVA देखा गया है, ग्रोथ रेट इसको देखा गया है। उसके बाद बात करेंगे किसकी, माइनिंग एंड क्वारिंग की, ठीक है। तो उसका वो देख रहे हैं हम माइनिंग और क्वारिंग का कि यहाँ पर 3.7% है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई है। कितना है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करेंगे अगर हम, तो वो गिर के चला आया है 1.1% पर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ही सबसे ज़्यादा नौकरियां मिलती हैं। वैसे तो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में लोग काम करते हैं, वहाँ रोजगार है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है ना, विनिर्माण जो उद्योग है उसमें बहुत सबसे ज़्यादा लोग वहाँ काम करते हैं, और वहाँ माइनस में है, -1.1% पर, ठीक है। इसके बाद अगर बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, इन सब की, तो ये 8.2% है ये ग्रोथ रेट। तो ये अलग अलग आंकड़ा है, ये सब आंकड़े मैंने इस वीडियो के जो PDF है उसमें दे दिया है। ये समझने के लिए है कि क्या स्थिति हुई है, जो GDP ग्रोथ रेट है वो लुढ़क गया है, ठीक है। अब सवाल ये है कि क्यों ऐसा हुआ है, हम डाउनफॉल क्यों हो गए हैं। डाउनफॉल की कई सारी वजह हैं। एक तो ये बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्थिति है वो तो है ही, साथ में देश में जो महंगाई है उसको काबू करने के चक्कर में हो ये रहा है कि RBI इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहा है, यानी रेपो रेट को बढ़ा रहा है। रेपो रेट को बढ़ाने से जो कर्ज है वो महंगा हुआ है। महंगे कर्ज की वजह से लोग या जो इंडस्ट्री है वो लोन कम ले रही है, और जब कर्ज महंगा हुआ है, लोगों के पास पैसे कम हो गए हैं, तो ऐसे में परचेजिंग पावर कम हो गई है। तो ऐसे में जो इंडस्ट्री है वो देख रही है कि हम इतना उत्पादन क्यों करें जब परचेजिंग पावर लोगों की घट गई है उसकी वजह से। ओके, इसके अलावा भी जो आर्थिक तौर पर भारत की स्थिति है वो भी जिम्मेदार है कि GDP ग्रोथ रेट कम हुआ है, ठीक है। GDP क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में कहते हैं। ये एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को कहते हैं इसको, ठीक है। GDP किसी देश के आर्थिक विकास का सबसे बड़ा पैमाना होता है। GDP बढ़ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि आर्थिक तौर पर तरक्की हो रही है, अर्थव्यवस्था में रोजगार ज़्यादा पैदा हो रहा है। अगर GDP डाउन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आर्थिक तौर पर हम पिछड़ रहे हैं, वो देश पिछड़ रहा है और रोजगार की समस्याएं बढ़ रही हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। दिल्ली सरकार के किन मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। 2 मंत्री हैं, नाम क्या है इसका, इनका तो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, ठीक है। न्यूज़ देख रहे हैं आप। दरअसल शराब नीति में जो भ्रष्टाचार का मामला था उसको लेकर 26 फरवरी 2023 को डिप्टी CM दिल्ली के जो थे मनीष सिसोदिया, तो उनको CBI ने गिरफ्तार कर लिया था। बाद में वो अदालत भी गए, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप हाई कोर्ट जाओ। जबकि सत्येंद्र जैन वो पिछले साल ही 30 मई 2022 को गिरफ्तार किए गए थे। आर्थिक अपराध का मामला उन पर चल रहा है, ठीक है। तो इन दोनों ने इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली में क्या है कि केवल 7 मंत्री का ही प्रावधान है। दरअसल कानून है उसके मुताबिक विधानसभा में जो या संसद में जितनी विधायक या सांसदों की सीट होती है उसका 10% ही मंत्री बनाया जा सकता है। तो इसके तहत दिल्ली में 7 मंत्री का प्रावधान है, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, ठीक है। तो उनमें से 2 तो जेल में और 1 ने इस्तीफा दे दिया था कुछ वक्त पहले ही, राजेंद्र पाल गौतम, ठीक है। और एक मुख्यमंत्री हैं जिनके पास कोई भी विभाग नहीं है, उन्होंने नहीं ले रखा है। तो ऐसे में ये हो रहा था कि 4 यानी मंत्री जो 7 है उनमें से 4 के पास तो कोई काम ही नहीं था। मतलब 1 ने इस्तीफा दे दिया था, 2 जेल में थे और 1 मुख्यमंत्री जिनके पास कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है, तो 3 ही मंत्री बचे थे। तो अब ये हुआ है कि इन दोनों ने इस्तीफा दे दिया और अगली कहानी आगे है। क्वेश्चन होगा, दिल्ली सरकार ने किन 2 लोगों को मंत्री बनाने के लिए उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर को प्रस्ताव भेजा है। कौन है दोनों, आंसर होगा अतिशी और सौरभ भारद्वाज, ठीक है। सौरभ भारद्वाज इससे पहले भी मंत्री रह चुके हैं। अरविंद केजरीवाल की जो 49 डेज़ की पहली सरकार बनी थी उस वक्त वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, और अतिशी जो हैं वो
मनीष सिसोदिया को सलाह देती थी, सलाहकार के तौर पर वो काम कर रही थी एजुकेशन सेक्टर को लेकर। ठीक है, तो अब ये दोनों मंत्री बना दी जाएंगी। दिल्ली में चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। गुजरात विधानसभा ने स्कूलों में क्लास 1 से लेकर 8 तक यानी 1 से 8 कक्षा तक किस भाषा के विषय को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया है कि ये सब्जेक्ट तो पढ़ाना ही होगा। कौन सी भाषा का? आंसर होगा गुजराती। वहाँ नियम बना दिया गया है। गुजरात विधानसभा ने ये विधेयक पारित किया है, गुजरात अनिवार्य गुजराती भाषा की शिक्षा और अध्ययन विषयक विधेयक 2023। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक गुजराती भाषा स्टूडेंट को पढ़ाना पड़ेगा और ऐसा ना करने पर वहाँ जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया। पहली बार अगर स्कूल ऐसा नहीं करता है तो 50,000 रुपये जुर्माना होगा, दूसरी बार पर 1 लाख रुपये और तीसरी बार पर 2 लाख। अगर स्कूल 1 साल के अंदर में इसको लागू नहीं करता है, उल्लंघन करता है, तो मान्यता रद्द कर दी जाएगी, चाहे वो किसी भी बोर्ड में हो, चाहे CBSE में हो या फिर गुजरात के बोर्ड में हो। ठीक है, हालांकि जो गुजरात के बाहरी छात्र हैं, जो दूसरे राज्य के स्टूडेंट हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं, तो उनको छूट दी गई है। अगर उनके माता पिता लिखित अनुरोध करते हैं कि इनको गुजराती भाषा विषय न पढ़ाया जाए तो नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, गुजरात की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। राजधानी गांधीनगर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? 0 डिस्क्रिमिनेशन डे। आंसर होगा इसका 1 मार्च को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र और जो कई सारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उन सब ने ये तय किया हुआ है कि शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये दरअसल महिलाओं और लड़कियों को लेकर है कि उनके साथ जो भेदभाव और असमानता होती है तो वो ना हो, इसके लिए ये दिवस घोषित किया हुआ है, 0 डिस्क्रिमिनेशन डे। ओके, थीम क्या है 2023 की? सेव लाइव्स डिक्रिमिनलाइज। ओके, तो इसी पर है ये थीम, यही है। अब बात करेंगे बिहार बजट 2023-24 के बारे में। ठीक है, बिहार बजट 2023-24 के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ख़ास बात है कि 10 लाख नौकरी के बारे में कहा गया है इसमें। और इस वित्त वर्ष में 2023-24 में लगभग 4 लाख नौकरियां दी जाएंगी, बिहार सरकार के द्वारा ऐसा ऐलान किया गया। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे 15.24% आर्थिक विकास दर, जो देश में जो तेज़ी से प्रगति कर रहे हैं जो राज्य, उनमें से एक प्रमुख राज्य बिहार भी है। ठीक है, तो इस पर कई सारे क्वेश्चन हैं, सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो बिहार के बजट से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप तमाम एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है उसका मेंबरशिप आपके बहुत काम आएगा। मेंबरशिप के जरिए क्या क्या मिलता है? तो करंट अफेयर्स के PDF मिल जाते हैं, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। इसके अलावा मॉक टेस्ट होता है, वीकली और मंथली मॉक टेस्ट अवेलेबल है पिछले तमाम करंट अफेयर की शानदार तैयारी के लिए। इसके अलावा सभी सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं, चाहे UPSC हो, BPSC हो, UPPSC हो, SSC हो, रेलवे हो, तमाम जो दूसरे एग्जामिनेशन हैं उन सब के टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं और बुक्स पे डिस्काउंट मिलता है। तो मेंबरशिप पे 50% का डिस्काउंट चल रहा है, 50% का, और वो देखना मत भूलना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो बजट से रिलेटेड पहला क्वेश्चन लेते हैं। बजट 2023-24 में बिहार सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है? आंसर होगा इसका 2.61 लाख करोड़ रुपए, और न्यूज़ आप देख रहे हैं 2.61 लाख करोड़ रुपए, और ये रेवेन्यू सरप्लस बजट है, मतलब इनकम बेहतर हुई है। किसने पेश किया विधानसभा में? तो बिहार के वित्त मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी। उन्होंने कब? 28 फरवरी 2023 को, और उन्होंने इसको सरप्लस बजट बताया। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। ठीक है, तो कुछ आंकड़े आप समझ लीजिए। वित्त वर्ष 2023-24 उसका बजट है, यानी खर्च का अनुमान है 2.61 लाख करोड़ रुपए। पिछला बजट था 2.37 लाख करोड़ रुपए का, और ये अंतर कितना है, यानी इस बार का जो बजट आया है 2023-24 का, कितना ज़्यादा है पिछले की तुलना में? तो 24,000 करोड़ रुपए ज़्यादा है। ओके, अब यहाँ पर मैं
इनकम के कुछ आंकड़े आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो खर्च के आंकड़े आप देख रहे हैं 2.61 लाख करोड़ रुपए, लेकिन इनकम इससे ज़्यादा है 2.62 लाख करोड़ रुपए, और इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट 2.128 लाख करोड़ रुपए है। इसका मतलब क्या हुआ? रेवेन्यू रिसिप्ट का राज्य सरकार जो टैक्स लगा रही है, इसके अलावा केंद्र सरकार से जो उसको हिस्सा मिल रहा है टैक्स का, वो होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। दूसरा जो आंकड़ा है वो कैपिटल रिसिप्ट है, यानी पूंजीगत प्राप्तियां, और ये है 49.75 थाउजेंड करोड़ रुपए। ये क्या मतलब हुआ? सरकार कर्ज ले रही है और कुछ कर्ज जो राज्य सरकार ने बांटे थे वो वापस मिल रहा है। ठीक है, दूसरों से कर्ज भी ले रही है और उसने जो दूसरों को कर्ज दिया था उससे वापसी भी हो रही है। तो ये है कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, अब देख लेते हैं कि पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा आ रहा है केंद्रीय करों में, जो राज्य का अंश है वहाँ से 39.2%। उसके बाद जो है वो केंद्र सरकार की ओर से सहायता अनुदान दिया जा रहा है 20.37%। उसके बाद स्थान किसका है? तो राज्य सरकार का जो राजस्व है, यानी सरकार अपना जो टैक्स ले रही है उसका है, और वो है 18.96% है टोटल जो इनकम है उसका। लोक ऋण, यानी सरकार लोन ले रही है अपना बजट खर्च चलाने के लिए, और वो है 18.82%। और फिर राज्य का जो अलग अलग तरह का कर है 2.48%, और ऋण की वसूली, जैसे बहुत सारे लोन सरकार देती है, किसानों को दे रही है, इसके अलावा जो रोजगार के लिए दे रही है, उद्योगों को दे रही है, तो वहाँ से जो वसूली हो रही है वो है ये। ठीक है, और अब खर्च का देख लेते हैं। तो खर्च का मैंने पहले बताया था आपको 2.61 लाख करोड़ रुपए है। तो उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो 2.12 लाख करोड़ रुपए। मैंने पहले आपको बताया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो राज्य सरकार टैक्स लगा रही है, इसके अलावा जो केंद्र सरकार द्वारा जो टैक्स है उसमें जो राज्यों को हिस्सा मिलता है वो है। और इसके अलावा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है 49,000 करोड़ रुपए, यानी पूंजीगत खर्च। इसका क्या मतलब हुआ? जो डेवलपमेंट काम होने हैं, लोगों को लोन देना है, इसके अलावा कर्ज की वापसी भी करनी है, तो वो है ये रकम। तो अब देखते हैं कि रुपया जा कहाँ रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो खर्च हो रहा है वो है सामाजिक सेवाओं में 38.14%। ये बेहद अच्छा माना जाता है कि सामाजिक जो सोशल काम है, सेवाएं, सर्विसेज हैं, उसमें सरकार सबसे ज़्यादा खर्च कर रही है। उसके बाद स्थान है कहाँ है? सामान्य सेवाओं में 28.38%। उसके बाद स्थान है आर्थिक सेवाओं में 24.01%। फिर उसके बाद स्थान आता है लोक ऋण। उसके अलावा ऋण और पेशगियाँ हैं, सहायता अनुदान है। ये लोक ऋण यानी जो सरकार ने लोन लिया हुआ था उसको वापस करना है, तो वो ये भी 9% है, काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये समरी यहाँ पर है, और ये सब पूरा PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो अब देख लेते हैं बिहार में तमाम जो अलग अलग विभाग हैं उन सबको कितना दिया गया है। तो शिक्षा में सबसे ज़्यादा है, टोटल बजट का 15.45%। उसके बाद स्वास्थ्य का आता है 6.48%। फिर अलग अलग ग्रामीण विकास है 5.9%। ये इस तरीके से ये दिया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन होगा, बिहार सरकार ने बजट 2023-24 में राज्य के राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य GSDP का कितना प्रतिशत रखा है। GSDP का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे नेशनल स्तर पर GDP होता है, वैसे ही राज्य स्तर पर उसको GSDP कहते हैं। अगर हिंदी में कहेंगे इसे तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद। तो उसका कितना प्रतिशत है जो राजकोषीय घाटा है, घाटा होने जा रहा है राजकोषीय घाटा, वो तो आंसर होगा 2.98%। ठीक है, टोटल GSDP क्या रहने का अनुमान है 2023-24 में? तो 8.58 लाख करोड़ रुपए ये अनुमान है। राजकोषीय घाटा इसका 2.98% होगा, और अगर रकम में कहेंगे तो 25.56 थाउजेंड करोड़ रुपए ये जो है वो राजकोषीय घाटा हो रहा है।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी हाल ही में बीपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, सवाल ये भी हो सकता है कि राजकोषीय घाटा होता क्या है, फिजिकल डेफिसिट होता क्या है। तो मतलब ये हुआ कि एक्सपेंडिचर और इनकम उसके बीच का जो गैप है, यानी हमारा जो नेट इनकम है बिना लोन लिए हुए वो, और नेट एक्सपेंडिचर बिना लोन को चुकाए हुए, वो जो अंतर है उसी को कहते हैं हम राजकोषीय घाटा। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, पिछला ग्राफिक्स दिखा देना चाहता हूं। जैसे जो रुपया जो खर्च किया गया है तो 9% ये लोन चुकाने में किया गया है, और जो इनकम हुआ है वो 18.82% जो है वो हमने लोन लिया है। तो इन सबको माइनस कर देंगे तो वो एक्चुअल में आता है कि पूरा वो कितना हुआ, तो वही कहलाएगा राजकोषीय घाटा। मुझे लगता है पूरी बात आप समझ चुके होंगे। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। वैसे पीडीएफ में पूरा डिटेल दिया हुआ है इसके बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बजट 2023-24 में बिहार सरकार ने राज्य के ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीएसडीपी के ग्रोथ रेट का लक्ष्य कितना प्रतिशत रखा है? जीएसडीपी कितना आगे बढ़ सकता है? आंसर होगा 15.24%। ये बहुत ज़्यादा है। बिहार लगातार हाई लेवल का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हासिल करने वाले राज्यों में से एक है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में बिहार का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी, इंग्लिश में कहेंगे ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो ग्रोथ रेट जो है ना वो 15.24% रहने की उम्मीद है। इससे पहले के जो साल में वो 10.34% था, और उससे पहले यानी 2021-22 में ये 10.98% था। ठीक है, ये हुआ। जीएसडीपी क्या होता है? जीएसडीपी मतलब राज्य में जो भी उत्पादन हो रहा है उन सब का जो टोटल वैल्यू है वो लगभग आप मान लीजिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन ये हुआ कि बिहार आर्थिक सर्वे 2022-23, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, जो इकोनॉमिक सर्वे है वो पिछले फाइनेंशियल ईयर का होता है, तो 2022-23 उसके अनुसार 2021-22 में बिहार के जीएसडीपी की वृद्धि कितनी रही है? तो इससे पहले मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में ही, आंसर होगा इसका 10.98%। ठीक है, तो ये बिहार आर्थिक सर्वेक्षण है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, बीपीएससी में आ चुका है क्वेश्चन, तो ये ज़रूरी चीज़ आप देख रहे हैं। ठीक है, 10.98%। अब बात कर लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट चर्चाएं हुई हैं इस पूरे बजट के दौरान, जो घोषणाएं हुई हैं उन सब पर। सबसे बड़ी जो घोषणा हुई है ये है कि 2025 तक 10 लाख नौकरियां या रोजगार दिए जाएंगे, और इस फाइनेंशियल ईयर यानी 2023-24 में 3.95 लाख नौकरियां दी जाएंगी, यानी लगभग 4 लाख नौकरियां। और वो वादा कैसे कैसे पूरा होगा, कैसे कैसे भर्तियां होंगी? तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी के जरिए 49,000 भर्तियां की जाएंगी। बीएसएससी के जरिए 2900 भर्तियां की जाएंगी। तकनीकी सेवा आयोग के जरिए 12,000 भर्ती की जाएंगे। पुलिस में नए पद 75,543। प्रारंभिक विद्यालयों में भर्ती की जाएगी 48,762। शारीरिक शिक्षा, इसी तरह से अलग अलग प्राइमरी शिक्षक हैं करीब 44,500। 44,000 से ज़्यादा माध्यमिक स्कूल के टीचर्स हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं 89,000 से ज़्यादा। तो ऐसे ही कई सारे नौकरियों का पूरा ब्यौरा दिया गया है कि कैसे कैसे हम भर्ती करने जा रहे हैं। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी रही। अगली बात यह है कि मई 2023 तक जातीय गणना बिहार में पूरी हो जाएगी। ठीक है, पक्की सड़कों का निर्माण होगा कितना? 7,408 किलोमीटर। ओके, 1378 यानी 1378 अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण होगा। और ख़ास बात है कि भोजपुर, बक्सर और बेगूसराय में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, ऐसा ऐलान किया गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, इसके लिए 800 करोड़ रुपए दिए गए हैं। राज्य के 92,000 एकड़ भूमि में जैविक खेती की जाएगी, और
इसके अलावा राज्य में ये भी कहा गया है कि राज्य में जो शिशु मृत्यु दर है वो कम हुआ है और काफ़ी बेहतर हुआ है, राष्ट्रीय औसत से भी कम हुआ है। 2020 में ये प्रति हज़ार शिशु मृत्यु दर 27 रह गई है और 2012 में इससे पहले 43 थी। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट है ना, ये सब क्वेश्चन बीपीएससी होगा या बिहार के जो तमाम एग्जामिनेशन है उन सब में ये इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा। अगला पॉइंट क्या है, ग्रामीण विकास को प्राथमिकता में रखा गया है और जीविका समूह यानी वहाँ पर एक संगठन है, एनजीओ टाइप का ही है लेकिन सरकार के द्वारा फंडेड है जीविका, तो उसके तमाम समूह हैं ग्रामीण महिलाओं का और उसकी मदद से ग्रामीण योजनाओं को पूरा किया जाएगा। दीदी पौधशाला नाम की एक योजना शुरू की गई है, दीदी की पौधशाला, और इसमें जीविका समूह की मदद से 397 प्रखंडों में पौधशाला का निर्माण किया जाएगा। लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत 3.65 लाख नए परिवारों को शौचालय मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया और सभी गांवों को ODF प्लस यानी खुला शौचालय मुक्त बनाने का भी लक्ष्य रखा गया। आगे क्या है, मुजफ्फरपुर पूर्णिया में खादी मॉल बनेगा। गया के डुंगेश्वरी पहाड़ पर बुद्ध की विशालकाय प्रतिमा वहाँ स्थापित की जाएंगी। और क्या है, राज्य में 6 जगहों पर रोपवे बनाया जाएगा। तो कहाँ कहाँ पर है, गया के 3 पर्वत हैं, प्रेतशिला पर्वत, डुंगेश्वरी पर्वत और ब्रह्मयोनि पर्वत, तो वहाँ पर ये रोपवे होंगे। इसके अलावा जहानाबाद के वनावर पर्वत, कैमूर के मुंडेश्वरी पर्वत और रोहतास के रोहतासगढ़ किला, वहाँ पर रोपवे बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये बिहार बजट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ये सब पॉइंट्स थे जो आपने जाना आपके एग्जामिनेशन के लिए। पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना ज़रूर। और मेंबरशिप है, आप अगर तमाम एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये मेंबरशिप आपके लिए बहुत काम आ सकता है, क्योंकि पिछले 2 एग्जामिनेशन में बीपीएससी में बहुत काम आया है, क्वेश्चन बहुत सारे टकराए हैं। ठीक है, तो मेंबरशिप है और 50% का डिस्काउंट चल रहा है और इसके जरिए आपको मिलता है करंट अफेयर्स का पीडीएफ वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। वीकली मॉक टेस्ट होता है करंट अफेयर्स का, मंथली मॉक टेस्ट होता है करंट अफेयर्स का। इसके अलावा एग्ज़ाम बेस्ड टेस्ट सीरीज़ है तमाम तरह के, चाहे वो यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, पुलिस हो गया, सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, अग्निवीर का भी लॉन्च हो गया है वहाँ पर टेस्ट सीरीज़, तो वो सब आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बुक्स पर डिस्काउंट भी मिलता है और बुक अमेजन पर बेस्ट सेलर है पिछले साल की। ठीक है, तो तैयारी करने के लिए मेंबरशिप ले सकते हैं, आपके बहुत काम आएगा। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में।